Hello and welcome to Psychology class 11th and 12th. This is our fourth session of the entrance series जो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि एक ह्यूमन बिहेवियर कैसे डेवलप करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट होती क्या है। इट इज़ द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिन्स एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। डेवलपमेंट एक ऐसा चेंज का पैटर्न है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक कंटिन्यू रहता है। इस डेवलपमेंट के अंदर हम कई स्टेजेस पे ग्रो करते हैं और कई स्टेजेस पे कई चीज़ों के अंदर हम डिक्लाइन करते हैं, हम कम होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, एक बच्चा बड़ा होता है, उसकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, बट जैसे जैसे वो पर्सन ओल्ड होता रहता है, अपनी एजिंग में आ जाता है, लेट एडल्टहुड के अंदर कदम रख देता है, वैसे वैसे उसकी मेमोरी कम होने लग जाती है, वो चीज़ें भूलने लग जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। अब एक ह्यूमन की डेवलपमेंट के अंदर दो मेन फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनकी मदद से एक ह्यूमन डेवलप करता है। फर्स्ट इज द जेनेटिक फैक्टर्स और द नेचर, जो उसे माँ बाप से मिलते हैं, जो जीन्स से मिलते हैं। एंड सेकेंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दैट इज नर्चर, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, स्कूल से, हमारे पीयर ग्रुप से, एक्सेट्रा। और हम जो ये नेचर और नर्चर की बात करते हैं, मतलब जो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग्स के जो फैक्टर्स हैं, उनके इंटरैक्शन से ही एक इंडिविजुअल और उसका बिहेवियर फॉर्म होता है, एक प्रॉपर शेप में आता है। और इस बिहेवियर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ के हम ये पता कर सकते हैं कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में ये डिफरेंसेस किस बेसिस पे हैं या ये सिमिलैरिटीज़ किस बेसिस पे हैं, क्यों वो दो लोग सेम हैं या क्यों वो दो लोग अलग हैं। अब हम बात करेंगे द जेनेटिक फैक्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब जो नेचर होता है उसके बारे में बात करेंगे। हर एक इंडिविजुअल हेरिडिटी के साथ ही पैदा होता है। हेरिडिटी एक ऐसे प्री अरेंज्ड बायोलॉजिकल पैटर्न होते हैं जो जीन्स और क्रोमोसोम से मिलकर बनता है। हेरिडिटी ह्यूमन सेल्स के अंदर होती है जो दोनों पेरेंट्स से आती है और डायरेक्टली चाइल्ड के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। और ये जो जीन्स और क्रोमोसोम्स हैं, इनके इंटरैक्शन से ही एक ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न फॉर्म होता है। बिफोर मूविंग फर्दर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स एक ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं केमिकल मटेरियल के जो हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। इसे हम डिटरमाइनर्स ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। कुछ स्टडीज़ ये मानती हैं कि क्रोमोसोम्स कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेयर्स के अंदर आते हैं। फीमेल्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं और मेल्स के अंदर 22 पेयर्स होते हैं, along with 2 singles, that is X and X in females and X and Y in males, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जीन्स के बारे में। जीन्स को यूनिट ऑफ हेरिडिटी माना जाता है जो क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। जीन्स आर कॉल्ड एज पैकेट्स ऑफ केमिकल्स जो कि क्रोमोसोम्स के साथ बंधे हुए होते हैं। और हर एक जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। एंड अ न्यू बॉर्न इनहेरिट्स जीन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। वो कुछ जीन्स मदर से लेता है एंड कुछ जीन्स उसके अंदर फादर से आते हैं। जो हमारे जीन्स होते हैं वो पेयर में वर्क करते हैं। एक जीन आता है फादर से, एक जीन आता है मदर से, और ये मिलके एक पेयर बनाते हैं और फिर हमारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो भी कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो सिर्फ एक जीन से मिलके नहीं बना होता, उसके अंदर काफ़ी सारे जीन्स के पेयर्स होते हैं। और हम इसके अंदर कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इस बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल है या इस जीन की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है। तभी जो कुछ ऐसे बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ना चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलीजेनिक, कि उसके अंदर कुछ डिटरमाइन नहीं होता। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी के बारे में भी बात करी है
क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी वो होती है कि जो जब 6 क्रोमोसोम्स होते हैं जो फादर और मदर से मिलते हैं उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाए। चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड हो सकता है या वो कोई एंटी सोशल बिहेवियर कर सकता है। इन शॉर्ट उसके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है। रिसर्चर्स ने इंटेलिजेंस और जेनेटिक्स के बारे में भी बात करी है। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि अगर पेरेंट इंटेलिजेंट है तो चांसेस हैं कि जो चाइल्ड है वो भी इंटेलिजेंस हो। इस चीज़ के बारे में भी रिसर्चर्स ने स्टडी करी है। एक ये भी माना जाता है कि हेरिडिटी जो है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों में सेम वे में ऑपरेट करती है, पर कुछ स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हेरिडिटी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सिमिलैरिटी होती है और उन पे हेरिडिटी का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, जो नर्चर है, उसका एक ह्यूमन डेवलपमेंट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। डेवलपमेंट के अंदर एनवायरमेंट और जेनेटिक मतलब नेचर एंड नर्चर दोनों एक साथ इंटरैक्ट करके ही वर्क करते हैं। और एनवायरनमेंट के अंदर 2 टाइप्स के एनवायरनमेंट आते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को बर्थ होने से पहले और बाद में इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंटरसेल्यूलर एनवायरनमेंट आता है। इंटरसेल्यूलर एनवायरनमेंट वो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस अपने क्रोमोसोम जीन्स के साथ साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है, उसे हम इंटरसेल्यूलर एनवायरनमेंट कहते हैं। यहाँ तक कि ये भी साइटोप्लाज्म और हेरिडिटी दोनों पे डिपेंड होता है कि वो एक ऑर्गेनिज्म क्या बनेगा। और जब एक ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप हो जाता है और वो अपने हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालना शुरू कर देता है, उसके बाद भी इंट्रासेल्यूलर इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस होता रहता है और ये इन्फ्लुएंस मेजर इफेक्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन टू एन ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वो इन्फ्लुएंसेस आते हैं जो एक ऑर्गेनिजम्स को उसके बर्थ के बाद इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहला आता है प्रीनेटल एनवायरनमेंट। प्रीनेटल एनवायरनमेंट होता है बिफोर द बर्थ। तो जो बिफोर द बर्थ जो फीटस होता है वो मदर के अंदर एमनियोटिक सैक के अंदर रहता है। उसके बाद जैसे जैसे डिवाइड होते रहते हैं सेल्स और अपना काम करते हैं, वैसे वैसे फीटस बड़ा होता रहता है और कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। बिफोर द बर्थ जो ऑर्गेनिज्म है वो एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा हुआ होता है और वो मदर से थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होता है। बेबी को उसके थ्रू ही मदर से न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, खाना जो भी है वो सब चीज़ें मिलती हैं। ये एनवायरनमेंट बेबी के एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही प्रॉपर थर्मल होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। अब ये प्रीनेटल एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिफोर द बर्थ नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, पर इसका लेटर डेवलपमेंट पर कोई इन्फ्लुएंस होता है या नहीं ये अभी तक स्पेसिफिकली नहीं बताया गया। अब हम बात करेंगे पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। पोस्ट नेटल पीरियड होता है आफ्टर बर्थ वाला पीरियड। जब एक इंडिविजुअल पैदा होने के बाद दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्ट करता है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, काफ़ी चीज़ों में एक्सपोज होता है, जैसे कि फिजिकल, केमिकल एनर्जीज, मैनी सोशल फोर्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक इंडिविजुअल का जैसा जैसा एनवायरनमेंट होता है वो उसे उसी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। कई
कई बार कई केसेस में दो इंडिविजुअल का जब सेम एनवायरनमेंट होता है तब भी उन दोनों इंडिविजुअल्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने जैसा कि पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पर, उसके शेप या फॉर्म होने पर नेचर और नर्चर दोनों का इफ़ेक्ट होता है। इसलिए सेम एनवायरनमेंट के बाद भी दो लोग डिफ़र कर सकते हैं। जैसे कि दो भाई बहन हैं, उसमें से एक इंजीनियर बनना चाहता है, एक कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, तो उनके एनवायरनमेंट सेम होने के बाद भी उन दोनों में फ़र्क है। एवरी ट्रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बट डिफरेंसेस ऑल्सो अकर। हर एक इंडिविजुअल का जो हर एक ट्रेट होता है उसके अंदर नेचर और नर्चर दोनों का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और वो दोनों मिलके ही एक इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, शेप करते हैं। बट इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। किसी को हेरिडिटी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है, किसी को एनवायरनमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इन दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते या आइसोलेट नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही कहते कि हेरिडिटी का तो कोई रोल ही नहीं है या फिर एनवायरनमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। कभी हेरिडिटी थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करती है, कभी एनवायरनमेंट थोड़ा कम इफेक्ट करता है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आप लोगों ने सुना भी होगा कि अच्छा, इसके तो पेरेंट भी इंटेलिजेंट है तो ये बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। तो क्या ये सच है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो हमें माँ बाप से मिलती है? कई स्टडीज़ ने ये बताया है कि ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस पे हमारे एनवायरनमेंट का भी असर पड़ सकता है। ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि बच्चे को पेरेंट्स से इंटेलिजेंस मिली, पर अगर उसे वो एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसके अंदर वो अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सके, उसे पॉलिश कर सके, अगर उसे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला तो उसकी इंटेलिजेंस अपने पेरेंट्स से कम होती है। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, हम किसी एक पे डिपेंड नहीं कर सकते। तभी कहते हैं इंटेलिजेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बोथ नेचर एंड नर्चर। अकॉर्डिंग टू वॉरेन, एनवायरनमेंट इज अ टर्म governing all physiochemical, biological and social phenomena which act upon the organism from outside. वॉरेन के हिसाब से एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करते हैं और इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर पर इफेक्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी, बायोलॉजिकली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ये माना जाता है कि एक इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल जो नेचर होता है वो काफ़ी हद तक इनहेरिटेड होता है, पर वो हमारे एक्सपीरियंसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होके हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करता है। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे बिहेवियर पर इफ़ेक्ट करती हैं। किसी एक चीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता या किसी एक चीज़ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर कुछ बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स होते हैं जो उस सेल को उसका एसेंशियल फंक्शन करने में सक्षम बनाते हैं। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है सेल्स के फंक्शन के, बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स के, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स के अंदर। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए से बना होता है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सिंपलर कंपोनेंट से मिलके बना होता है जो कि डबल हेलिक्स की शेप में फॉर्म हो रखे होते हैं। दिस इज आवर डीएनए। हमारे क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, कई सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं जो ही हेरिडिटी का बेसिक यूनिट होते हैं। ये हमारे जीन्स ही होते हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स से कॉम्बिनेशन के अंदर काम करते हैं और हमारे कई बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे फ़र्क डालते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर उसका हाफ जेनेटिक मटेरियल आता है मदर से एंड हाफ जेनेटिक मटेरियल आता है फादर से। पर यह ज़रूरी नहीं है।
हर एक जीन हर एक पेरेंट से जो आया है वो इक्वली इफ़ेक्ट करे हर एक बिहेवियर या हर एक ट्रेट पे। कभी कोई मदर वाला जीन ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाता है, कभी कोई फादर वाला जीन ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके कई ट्रेट्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जीन पे डिपेंड करें। कई ट्रेट्स 2 जीन से मिलकर बने होते हैं और कई ट्रेट्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जीन से मिलकर बने होते हैं। सो कैन नॉट बी एक्यूरेटली सेड दैट कि एक इंडिविजुअल का एक ट्रेट एक पर्टिकुलर जीन से बना है या मदर के एक जीन से बना है या सिर्फ एक फादर के जीन से बना है। अभी तक हमने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल पर उसका नेचर, उसका नर्चर कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो इन सब चीज़ों में कैसे उसका बिहेवियर इफ़ेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में कि पूरी लाइफ में एक इंडिविजुअल कैसे डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, एक्सेट्रा। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक आते हैं जो कि डेवलपमेंट के होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, मतलब डेवलपमेंट हमारे कॉन्सेप्शन से लेके हमारी डेथ तक होती रहती है, ये कभी नहीं रुकती। हम चाहे एडल्ट में हो, चाहे हम बच्चे हों, चाहे हम बूढ़े हों, कैसे भी हों। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि सिर्फ एक डायमेंशन में हम डेवलप नहीं करते, हम बायोलॉजिकली भी डेवलप करते हैं, हम फिजिकली भी डेवलप करते हैं, हम इमोशनली, सोशली हर तरीके से डेवलप करते हैं, इसलिए इसे मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल भी होती है। हम कभी किसी स्टेज में हम किसी चीज़ में ग्रो करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल बताया था कि एक बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, पर जब वही इंसान अपनी ओल्ड एज में जाने लगता है तो उसकी मेमोरी वीक होती जाती है। तो उस स्टेज पे वो उसकी डायरेक्शन थी ग्रोथ और इस स्टेज पे उसकी डायरेक्शन होगी डिक्लाइन, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। डेवलपमेंट इन प्लास्टिक का मतलब है कि डेवलपमेंट में कैपेसिटी ऑफ चेंज कितनी होती है, कि जैसे जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके अंदर कोई भी न्यू स्किल सीखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, जबकि जब कोई ग्रोइंग चाइल्ड है, जैसे कि कोई अपने टीन एज में है, तो वो चीज़ें जल्दी सीखता है, जल्दी ग्रास्प करता है, तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट प्लास्टिक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर फील्ड का वर्क नहीं होता। इसके अंदर कभी कभी साइकोलॉजिस्ट का भी काम होता है, कभी सोशियोलॉजिस्ट का भी काम होता है, मेडिकल रिसर्चर्स भी काम करते हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लोग भी आते हैं। नाउ लास्ट इज डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, कि डेवलपमेंट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से होती है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अलग अलग सेटिंग्स, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, हमारा नेबरहुड, कंट्री, एक्सेट्रा। और इन कॉन्टेक्स्ट पे भी अलग अलग फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कभी किसी नॉर्मल सिचुएशन में पैदा हुआ है और वहीं दूसरा बच्चा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पैदा हुआ है, तो उन दोनों की हिस्ट्री में फ़र्क है, इसलिए उनका डेवलपमेंट भी अलग तरीके से होगा, क्योंकि उनके डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट अलग है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट का नेचर कैसा है। एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग डायमेंशंस में डेवलप होता है। फर्स्ट डायमेंशन इज कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव डायमेंशन के अंदर आते हैं एक इंडिविजुअल की थिंकिंग, उसके थॉट्स, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी लैंग्वेज, उसका परसेप्शन, एक्सेट्रा। जब एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, तो ऐसे ही उसके डेवलपमेंट में चेंज आता रहता है कॉग्निटिवली। नेक्स्ट इज सोशियो इमोशनल। इसके अंदर आता है कि एक इंडिविजुअल के सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, एक इंडिविजुअल इमोशनली कैसा है, और उसका दूसरों के साथ, सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इमोशंस कैसे हैं, पर्सनालिटी कैसी है। नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है जब एक इंडिविजुअली फिजिकली बढ़ता है,
जैसे लड़का कोई छोटा होता है तो उसकी मूछें नहीं आती, पर जैसे जैसे वो टीनेज में आता जाता है उसकी मूछें आने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पैदा होते ही दांत नहीं होते, पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके दांत आने लग जाते हैं। तो ये सब होते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस जो कि डेवलपमेंट के अंदर होते हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डेवलपमेंट, जो हमने पीछे ये प्रोसेसेस पढ़े हैं, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड बायोलॉजिकल, एक इंडिविजुअल इन तीनों के इंटरैक्शन से ही अच्छे से डेवलप हो सकता है। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, वो नॉर्मली डेवलप नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर कुछ पीरियड्स होते हैं, कुछ टाइम फ्रेम होते हैं जिससे होकर ही एक इंडिविजुअल डेवलप होता है, और हर एक पीरियड के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। हमारा फर्स्ट पीरियड होता है प्रीनेटल पीरियड, जो कि होता है कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक। इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल पूरे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कन्वर्ट होता है, जैसे कि जिसमें उसमें ब्रेन और कुछ बिहेवियरल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हमारा नेक्स्ट है इन्फेंसी। इन्फेंसी होता है 18 to 24 मंथ्स वाला। इस पीरियड के अंदर एक चाइल्ड बिल्कुल अपने एडल्ट्स पर डिपेंड होता है, और इसके अंदर कई नई चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे कि बोलना, कुछ सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन, कुछ सोशल लर्निंग और कुछ लैंग्वेज सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, जो होता है 2 to 5 ईयर्स। इसे हम प्री स्कूल ईयर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, ये होता है हमारा 6 to 11 ईयर्स। इसके अंदर एक इंडिविजुअल, एक चाइल्ड कई चीज़ें अचीव करता है, जैसे वो खुद को संभालना सीख जाता है, कुछ सेल्फ कंट्रोल उसका बढ़ जाता है, वो कुछ फंडामेंटल स्किल सीख जाता है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक एक्सेट्रा, और बहुत अच्छे से सीख जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी एडोलेसेंस, जो होती है 10 to 12 से लेके 18 to 21 ईयर्स तक। इसके अंदर बॉडी के अंदर कई फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, प्यूबर्टी आ जाती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ आर अर्ली एडल्टहुड, ये होता है 20s से 30s तक। इसके अंदर एक इंडिविजुअल अपने करियर बनाने पे, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने पे, शादी करने पे, बच्चे रियर करने पे, इन सब पे फोकस करता है। अब आता है मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड होता है 40s से 50s तक। इसके अंदर एक इंडिविजुअल अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ सिखाने की कोशिश करता है। फिर आता है हमारा लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड होता है 60s 70s से लेके डेथ तक। इसे हम ओल्ड एज भी कह सकते हैं, जिसके अंदर एक पर्सन रिटायर हो जाता है, अपनी कुछ चीज़ें उसकी डिक्लाइन हो जाती हैं, और वो न्यू सोशल रोल्स के अंदर एडजस्ट करने की ट्राई करता है, क्योंकि वो उस टाइम पे उसकी हेल्थ, उसकी स्ट्रेंथ, ये सब कमज़ोर होने लग जाती है। तो ये थे पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। इन पीरियड्स में इस तरीक़ों से एक इंडिविजुअल डेवलप करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हर एक इंडिविजुअल के हर एक स्टेज में, हर एक पीरियड में ये तीनों प्रोसेसेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन तीनों प्रोसेसेस से ही एक इंडिविजुअल हर एक स्टेज में अच्छे से डेवलप करता है। सो दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड। Periods of development and processes of development are interlinked. So now the question of the session. Our question is, heredity exists in the genes that comes from. इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and don't forget to hit the subscribe button and turn on the bell icon. Thanks for watching.